तो गुड लुक द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का एंड क्रेडिट्स ठीक उसी तरीके का है जैसा हमने सोचा था। वो आ चुका है, जहाँ फर्स्ट स्टेप्स मूवी सिर्फ मार्वल की पहली फैमिली को इंट्रोड्यूस नहीं करती बल्कि एमसीयू की मल्टीवर्स सागा को एक नया शेप भी देती है। सेट इन द रेट्रो फ्यूचरिस्टिक 1960s, यहाँ का अर्थ 828 नॉस्टैल्जिया और कॉस्मिक स्टेक्स दोनों को एक्सप्लेन करता है। जहाँ मूवी के एंड क्रेडिट सीन्स की बात करें तो अपना पहला मिड क्रेडिट सीन आता है, जहाँ मूवी के खत्म होने के करीबन 4 साल के बाद हमें टेक्स्ट देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि 4 साल बीत चुके हैं। फ्रैंकलिन अब करीबन 4 से 5 साल का हो चुका है, वो बोलना भी सीख चुका है एंड सूजन उसे वहीं काउच पे दी वेरी हंग्री कैटरपिलर, जो कि एक चिल्ड्रंस बुक है, पढ़ा के सुना चुकी होती है। जिसके बुक का सिनॉप्सिस कुछ ऐसे है कि एक बहुत ही हंग्री कैटरपिलर तितली बनने से पहले ना जाने हर तरीके के खाने को खाती है, जो कि एक रेफरेंस भी है अपनी बीती हुई स्टोरी का। एंड तभी जब वो किचन में जाके हर्बी से एक और उसकी फेवरेट बुक जानना चाहती है कि अब उसे क्या दोबारा से सुनाया जाए, तो हर्बी उसे चार्ल्स डार्विन की दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को रेकमेंड करता है, जो कि ऑलरेडी उन्होंने पढ़ी हुई है और एज ए चिल्ड्रंस बुक के तौर पे वो अपने फ्रैंकलिन की फेवरेट भी है। एंड सूजन ने वो देख के रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उन्हें लास्ट डे यही किताब पढ़ी हुई थी। जहां इस बात से ये बात देख रहे हो कि काफ़ी भारी भारी किताबें पढ़ी जा रही हैं, विच मेक्स इट क्लियर कि वो पहले से ही कितना जीनियस है। जहाँ पे अब उसकी कॉन्शियसनेस पहले ही बहुत हाई लेवल पे एग्जिस्ट करती है। मैं मान के चल रहा हूँ समथिंग लाइक एरन येगर फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन, क्योंकि मैं ये बात मान के चल रहा हूँ वो अपने पैदा होने का जिम्मेदार वो खुद ही है। एंड यह बात गैलेक्टस जान रहा था कि ये बच्चा पैदा होने से पहले ही अपनी पहचान कोख में ही छुपा रहा है। एंड इसीलिए रीड को इतने सारे टेस्ट करने के बावजूद भी कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं दिखती उस बच्चे में। पर गैलेक्टस वो बात जान रहा था, वो यूनिवर्स के पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो ऐसे सारे बींग्स की सारी लीलाएं जानता है। जिसके बाद सू जैसे ही फ्रैंकलिन के पास जाती है तो वहां पहले से ही फ्रैंकलिन के पास आके कोई बैठा है। सो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है और तभी हमें दिखता है ग्रीन क्लोक में लातविलिया के राजा डॉक्टर विक्टर वॉन डूम। अब उसका हमें कोई चेहरा तो नहीं दिखाया गया है, मगर ओवरऑल जेस्चर से यही देख के लगता है कि वो अपने क्लासिक डिट्टो ओरिजिनल कॉमिक्स वाला मास्क लेकर वहां पे है और वहीं विक्टर अपना मास्क उतार के अपने हाथों में पकड़ा हुआ है, जहां पे फ्रैंकलिन विक्टर के चेहरे को अपने हाथों से छू रहा है। एंड ये बात बड़ी ना लगे पर यहाँ पे बात बहुत ही बड़ी है, क्योंकि जैसे ही हमें पता है कि फ्रैंकलिन के पास पावर्स हैं कि वो मरे हुए को भी हील करके जिंदा कर सकता है, तो ठीक जैसे एंड में ही उसने अपनी माँ को जिंदा कर दिया था मरने के बाद अपनी पावर्स से, तो यहाँ वो अपनी पावर्स से विक्टर के चेहरे को हील क्यों नहीं कर सकता। और यहीं से हम ये बात मान सकते हैं कि भविष्य में आरडीजे के चेहरे का फुल लुक भी हमें देखने को मिलेगा एवेंजर्स डूम्सडे में, वो भी फुल हील्ड वर्जन में। जहाँ पे अब देखो मैं ये बात मानता हूँ कि उसके चेहरे पे थोड़े बहुत स्कार्स रह जाएंगे, जो कि वो उसके कैरेक्टर में थोड़ा सा डेप्थ देगा, मगर एकदम से वो बदसूरत वाली जो विक्टर की क्वालिटी होती थी चेहरे की, वो हमेशा के लिए चली जाएगी। एंड यहाँ अब तो बात बहुत हद तक तय है कि ये अपना वही विक्टर है जो मल्टीवर्स को अपने हाथों में करना चाहता है, जिसके सीरियस नोट्स हमें मूवी के शुरू में ही कई जगहों पे देखने को मिल जाते हैं। जहाँ जब सूजन शुरू में ही वर्ल्ड पीस के लिए एक समिट बुलाती है तो वहां पे लातविलिया ही शामिल नहीं होता, और जब पूरी दुनिया एक हो चुकी होती है गैलेक्टस के खिलाफ लड़ने के लिए, तो भी लातविलिया से किसी भी तरीके की मदद आगे बढ़ते हुए हम नहीं देखते। जहां पे अब ये शुरू में मानना ये काफी हद तक पॉसिबल है कि विक्टर अपने पीछे से कोई स्कीम्स पका रहा होगा, मगर बाद में फ्रैंकलिन की इंपॉर्टेंस को समझने के बाद उसने उसका इस्तेमाल करना चाहेगा भविष्य में, ताकि वो मल्टीवर्स में अपना डोमिनेंस बना सके। एंड जिसके फिर बाद मिड क्रेडिट सीन एंड होते हुए हमें एक मैसेज देखने को मिलता है कि द फैंटास्टिक फोर एवेंजर्स डूम्सडे में वापस लौटेंगे, वो भी कैपिटल लेटर्स में, विच एक्सप्लेन्स की मूवी बहुत ही बड़ी होने वाली है। जहां उसके बाद हमें मूवी के एंड क्रेडिट सीन की बात करें तो एक रेट्रो स्टाइल में हमें एक इंट्रो देखने को मिलता है, जो कि फैंटास्टिक फोर कार्टून से है, जिसे मूवी के शुरू में एज ए टीज के तौर पे देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर के अर्थ 828 में ब्रांड वैल्यू कितनी बड़ी हो चुकी थी कि उनके ऊपर 1960s वाले स्टाइल में कैसे कार्टून्स हमारे सामने देखने को मिलते हैं, जिसमें वो रेट्रो कार्टून्स तो हैं ही, पर उसमें फैंटास्टिक फोर के क्लासिक विलन्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि मूवी में हमें नहीं भी देखने को मिले, और कुछ तो कार्ड भी दिए गए जैसे कि रेड गोस्ट, पपेट मास्टर और डियाब्लो रहते हैं। और अब जहां ये एंड क्रेडिट सीन तो ऐसा कुछ खास था नहीं, मगर एक बहुत ही हार्मलेस सा गैग था कि एंड में यहां तक आ ही चुके हो तो ये भी देख के जाओ। मगर एक जो चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि मेकर्स ने जैक कर्बी की फैंटास्टिक फोर के जो अपने क्रिएटर हैं उनका कोट उन्होंने इस फिल्म में डाला, क्योंकि 28 अगस्त को उनका बर्थडे है, जिसमें लिखा है कि इफ यू लुक एट माई कैरेक्टर्स यू विल फाइंड मी, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स यू क्रिएट अज्यूम अ लिटिल ऑफ योरसेल्फ मस्ट रिमेन देयर, जो कि एक फादरहुड वाले डायनामिक्स को भी एक्सप्लेन करता है, क्योंकि रीड काफ़ी परेशान था कि यार मेरा अंश जो खराब वाला अंश है मेरे बच्चे में ना चला जाए।
खैर, अभी इन्हीं बातों के साथ अब अपने मेन सवालों की ओर चढ़ते हैं, जहां पे अब मूवी के एंड क्रेडिट सीन भले ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस ना रखता हो, मगर इसका मिड क्रेडिट सीन बहुत सारे सवाल खड़े करता है और अपने आने वाले 1 साल के लिए हमें इसी के भरोसे दर्जनों भर थ्योरी वीडियोस बनानी है, जिसमें अब अगर सवालों का सिलसिला आगे ही बढ़ाए तो अब हम क्या ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये वो डॉक्टर डूम है, कोई एक वेरिएंट डॉक्टर डूम तो नहीं ना है। पर अब अगर ये एक वेरिएंट डॉक्टर डूम निकलता है तो ये मूवी किसी साइड के डॉक्टर डूम के चेहरे को ठीक करवाने क्यों चाहेगी, एंड वहीं मूवी के लातवेरिया और फैंटास्टिक फोर के फैमिली एफिलिएशंस को तुड़वाते हुए क्यों देखते, क्योंकि अगर इन्हें डॉक्टर डूम को मेंशन ही नहीं करना था तो ये लातवेरिया को भी मेंशन ना ही करते, मगर उन्होंने मेंशन किया, जहां पे पहली नियत से लातवेरिया के किंग इटसेल्फ डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर के घर क्यों आए, पर क्या वो उसे अपने जबरदस्ती साथ लेकर जाएगा, एंड अगर वो कॉमिक्स को फॉलो करेंगे तो वो वेनेसा को भी अपने साथ किडनैप करके लातवेरिया लेके जाएगा, जिसके पीछे पूरी फैंटास्टिक टीम आएगी, जिसमें फिर थंडरबोल्ट्स मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन का क्या मतलब बनता है, ये टीम अपने मेन अर्थ 616 पे क्यों भाग के आ रहे हैं, कहीं वो डॉक्टर डूम से बच के भाग के तो इस वाले अर्थ पे नहीं ना आ रहे हैं, या फिर ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि लातवेरिया और डूम का गैलेक्टस के इवेंट में फैंटास्टिक फोर की हेल्प ना करना एक्चुअली में एक बड़े इवेंट की ओर इशारा करता है कि डूम अपने अर्थ 828 पे तब था ही नहीं जब ये पूरा मसला टेक प्लेस कर रहा था, तो उसे मल्टीवर्स का पता चल चुका था और वो मल्टीवर्स हॉप कर रहा था, एंड इसीलिए उनकी तरफ से उनके देश को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी शुरू में नहीं था, एंड फिर यहाँ पे ऑब्वियस सी बात बन जाती है कि बिना डूम के परमिशन के, बगैर उसके देश का कोई लीडर हुए बिना, कोई एक अथॉरिटी फिगर यह अथॉरिटी दे ही नहीं सकती कि अपने दुश्मन फैमिली फैंटास्टिक फैमिली को एक पीस समिट में जाके उनसे हाथ मिला ले, जहां पे इसी वजह से 4 साल का टाइम लग गया, वरना डूम इतना वेट क्यों करता फ्रैंकलिन के पास आने के लिए, अगर वो छुप छुपा के बैठा ही होता तो फिर गैलेक्टस का मसला खत्म होने के बाद 6 महीने के बाद 1 साल के बाद आ सकता था, मगर 4 सालों के बाद ये समझाता है कि वो अपने इस वाली दुनिया में था ही नहीं, जहां रीड ने शुरू में ऑलरेडी पूरी दुनिया को ही बता दिया था कि गैलेक्टस उसके बच्चे को मार रहा है, एंड पूरी एंड की पूरी फाइट हुई थी गैलेक्टस और उनके बीच में, फिर भी अगर अपना डूम उस दुनिया में रहता तो किसी भी तरीके का कोई भी मेंशन हमें ना देखने को मिलता, ये काफी सोचने की बात है, जहां पे जब वो 4 साल का वेट अब यहां पे पूरी तरीके से सेंस बनाता है, क्योंकि डूम अपने अर्थ 828 पे था ही नहीं उस टाइम के लिए, एंड जब वो फिर वापस आया एंड सारी कहानी उसने जानी, तब वो सीधे फ्रैंकलिन के पास गया ये समझने के लिए कि ऐसा क्या है उस बच्चे में, या फिर ये भी हो सकता है कि वो ऑलरेडी जानता है कि उस बच्चे में क्या है, जिससे गैलेक्टस पर शुरू में हिंट भरी दिया था, जहां पे अब हम दोनों तो जानते ही हैं कि कॉमिक्स में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स क्या क्या कुछ नहीं कर चुका है, मगर मूवी में वो रिवील अभी भी काफी इंटरेस्टिंग प्लॉट पॉइंट होगा, जहां पे अब देखो इसके ऊपर पूरी तरीके से 100% होके नहीं कहा जा सकता कि वही डूम है जो कि हर जगह पे तबाही मचाएगा, सब कुछ कंट्रोल करना चाहेगा, ये तो अभी विचार का विषय है कि मे बी शायद ये भी हो सकता है कि सुजन जैसे ही उस हील्ड डूम को देखे तो वो रियलाइज करे कि एक मिनट, यह वो वाला डूम तो नहीं है कि जो इस यूनिवर्स के प्राइम डूम को ऑलरेडी खत्म कर चुका है जब वो यूनिवर्स हॉपिंग कर रहा हो, एंड तब जाके वो उस अर्थ 828 वाले डूम से अपने प्राइम डूम को पता चले कि हाँ फ्रैंकलिन रिचर्ड्स इसकी दुनिया में है, तब वो यहाँ पे उसके पास उसको टेक ओवर करने आया हो, एंड भाई मैं बता रहा हूँ काफी सारी पॉसिबिलिटीज है, काफी कुछ हो सकता है और बहुत सारी बातें निकलती हैं, जिसके ऊपर से अभी एक थॉट ये भी आता है कि मैं ये बात ये भी मान के चल रहा हूँ कि अपने RDJ का डॉक्टर डूम का मास्क का डिज़ाइन अभी बहुत ही चेंज होगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से रिवील भी नहीं करना चाहेंगे कि एक्चुअली एवेंजर्स डूम्सडे में वो किस तरीके के एस्थेटिक्स को यूज़ कर रहे हैं, जहाँ अभी के लिए तो उन्होंने क्लासिक कॉमिक वाला फेस मास्क तो यूज़ कर लिया है एकदम चमकीला सा, कि उसी तरीके का हम यूज़ कर रहे हैं जो कि 60s एंड 50s में हमें डॉक्टर डूम का मास्क देखने को मिलता था, मगर नहीं, ये बात अभी भी पूरी तरीके से मान के चलो कि जब एवेंजर्स डूम्सडे में हमें RDJ देखने को मिलेगा तो मास्क और डिज़ाइन कंप्लीटली डिफरेंट होगा, जिसमें अगर इतनी सारी चीज़ें अगर डिफरेंट हो गई तो ये भी मान के चल सकते हो कि थोड़ा सा डूम भी डिफरेंट हो जाए। बाकी भाई लोग अभी भी ये तो बस एक शुरुआत है, जहां हम जानते हैं कि नेक्स्ट मार्वल मूवी अभी पूरे 1 साल के बाद आएगी, जहां एवेंजर्स डूम्सडे तो डिले होने के बाद नेक्स्ट ईयर दिसंबर में जाके पुश हो चुकी है, मगर तब तक के लिए उससे पहले हम जुलाई में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देख ही चुके होंगे, एंड उसमें पीटर एंड डूम का टीज एक जनरेशनल हाइप क्रिएट करेगा। बाकी अभी इसके ऊपर और भी थ्योरीज एंड डिटेल वीडियोस आती रहेंगी, पर तब तक के लिए अपनी ओपिनियंस और थ्योरीज मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो आपने नोटिस की एंड शायद वो बाकी लोग नोटिस नहीं कर पाए, या फिर आपकी कोई इंटरेस्टिंग सी थ्योरी है डूम्सडे को लेकर, मैं उन्हें अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से कवर करना चाहूँगा। अपनी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताएं और तब तक के लिए देखते रहें PJ एक्सप्लेन।